वेलकम। स्वागत है आपके मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज की वीडियो पर हम देखने वाले आईसीसी क्लास 10 हिस्ट्री के अपने 13 चैप्टर और या फिर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अपने थर्ड चैप्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको वर्ल्ड वॉर 1 और डिक्टेटरशिप जो कि पहला और दूसरा चैप्टर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का वो मस्ट वॉच आपको करनी होगी, वरना फिर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला और फिर आप एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाओगे। सब चीज़ों को साइड में रखते हुए हम जान लेते कि हमने वर्ल्ड वॉर 1 में क्या पढ़ा। वर्ल्ड वॉर 1 में 4 कॉजेज थे। क्या क्या? इंटरनेशनलिज्म, इम्पीरियलिज्म, डिवीजन ऑफ यूरोप इन 2 ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स थे वो? ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंटी। अलायंस में थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, और एंटेंटी में थी इंग्लैंड या फिर आप कह सकते हो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया। ठीक है। और फोर्थ कॉज जो था, जो मेन कॉज था वर्ल्ड वॉर 1 का, वो था सराजेवो द क्राइसिस। कैसे घटना घटी थी, आप सभी उस चीज़ आपको वीडियो में मिल जाएगी। इस वॉर को जीतता है ट्रिपल अलायंस। और एक बात कि अगर आप गूगल करोगे कि वर्ल्ड वॉर 1 कौन जीता था, तो वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा ट्रिपल एलाइस, और नीचे दे रखेगी ट्रिपल एलाइस में कंट्री कौन कौन थी? फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, इटली, जो कि काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है वहाँ पर। तो आपको गूगल से नहीं देखना है, आपको जो बुक में दिया है वो पढ़ना है कि ट्रिपल अलायंस में थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, और ट्रिपल एंटिटी में थी आपकी फ्रांस, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन। सो आपको ये कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद वर्ल्ड वॉर में कैसे जर्मनी ट्रिपल अलायंस के जीतने के बावजूद जर्मनी को दोषी ठहराया गया और काफ़ी सारी उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। उनकी आर्मी, उनकी मिनरल रिसोर्सेज, सभी चीज़ें लगभग उनसे छीन ली गई। उन्हें एक लूला लंगड़ा बेसिकली बना दिया गया था। ठीक है। और फिर ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के चक्कर जर्मनी को आया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, और वही मेजर कॉज बन गया वर्ल्ड वॉर 2 का। अब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू से पहले एक छोटी सी कहानी हुई 2 लीडर्स की। एक लीडर मुसोलिन और दूसरा लीडर हिटलर। ठीक है। नेज़िज्म और फैसिज्म की बात हो रही है यहाँ पर। फैसिज्म की थी मुसोलिन, और यहाँ पर आपके मुस्लिम नहीं, मुसोलिन, और आपके नेज़िम्स के थे हिटलर। तो डिक्टेटरशिप के बारे में बताया कि कैसे वो राइज किए, कैसे उनकी आर्मीज बनी। और फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पर अपने जो आज का जो चैप्टर है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले और एक छोटी सी बात कि हमें पढ़ना क्या है। तो बेसिकली आईसीसी क्लास 10 लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें रिड्यूस कर दी गई है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये सब आपको कहीं आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की कोई भी हिस्ट्री नहीं बताई गई है। सो हमें यहाँ पर सिर्फ रटना है। तो चलिए देखते हैं कि पहले पढ़ना क्या है। तो पढ़ने में आपको सबसे पहले देखना होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 का कॉज क्या है। सो सारी पुरानी चीज़ें आपको ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस यहाँ पर याद दिलाई जाएगी। ठीक है, वो तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। फिर आपको पढ़ना होगा कि फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। फिर आएगा जापान इन्वेंशन ऑफ चाइना। और यहाँ पर जो चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। मतलब बेसिकली आप लोगों को सिर्फ कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ना है। कितने इस चैप्टर से जो कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर है, उसमें जो पहला कॉज है उसको स्किप कर देना, क्योंकि वो पोर्शन में नहीं है सिलेबस में। ठीक है। दूसरा कॉज है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में क्या होता है कि जर्मनी में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी रहती है। ठीक है। या फिर आप कह सकते हो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में यही बताया जाता है कि जर्मनी को इतना गिल्ट फील करवाया जाता है कि वो रिवेंज के लिए मतलब पागल हो जाती है, इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 कॉज होता है। ठीक है। तो ये कॉज है पहला। अब देखते हैं क्या क्या जर्मनी के साथ व्यवहार किया गया था। सबसे पहले कि उनकी जितनी भी ईस्ट अफ्रीका या फिर साउथ वेस्ट अफ्रीका में जितने भी कॉलोनीज सेटअप किए थे अफ्रीका में, उन्होंने सेट किए थे, वो सारे उनसे छीन ली गई थी फ्रांस के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा हाथ फ्रांस का था। उनकी जो मिलिट्री थी उन पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। उनकी जो आर्म फोर्स थी उन्हें 1 लाख तक ही रोक दिया गया था, और उनकी जो नेवी थी वो 15,000, और जो एयरफोर्स था वो टोटली बैन कर दी गई थी। ठीक है। जर्मनी पर लगभग 33 बिलियन डॉलर्स का फाइन लगाया गया था एलाइस के द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये वर्ड एलाइस, ना कि ये अलायंस है, क्योंकि अलायंस तो ये खुद थे। एलाइस जो है वो एंटिटी का एक दूसरा नाम है। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, गूगल में यही बताया गया है एलाइस। तो हम लोग को यहाँ से ध्यान नहीं देना, बस समझना है कि एलाइस जो है वो एंटिटी है, ना कि अलायंस। ऑलराइट। तो और सारी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, जैसे कि उनके जो मिनरल्स एरियाज थे, हाई मिनरल्स एरिया, उन पर उनका कब्जा हो गया था। और जितने भी 10 साल या 15 साल के लिए जो भी मिनरल्स वहाँ से निकलती, जो भी रिच मिनरल्स, वो सारे ही फ्रांस या फिर ग्रेट ब्रिटेन के हाथों में जाता। मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाहते थे कि आप मेहनत करो, खोद कर निकालो, प्योरीफाई करो, और जो
हम हैं जो उसको यूज़ करेंगे। सो ये था ट्रेडी ऑफ वर्सैलिस में, जो वर्ल्ड वॉर 1 में हम बेसिकली पढ़ चुके हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट, द फैसिस्ट मूवमेंट इन इटली। तो फैसिस्ट मूवमेंट इन इटली में क्या होता है कि इटली काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो वर्ल्ड वॉर 1 में खर्च कर चुकी थी, जिससे अब वो उसकी जो आर्मी थी और जो भी इक्विपमेंट्स थे वो सभी ख़त्म हो चुके थे। तो जिनसे क्या थी, जो इटली थी वो काफ़ी कर्ज में चल रही थी। अभी इटालियन गवर्नमेंट क्या था कि काफ़ी बहुत मतलब ज़्यादा मुसीबत वो फेस कर रही थी, ठीक है। सीरियस प्रॉब्लम्स थी, जैसे पोवर्टी हो गया, हंगर हो गया, डिजीजेस हो गए थे, आपके अनएम्प्लॉयमेंट, राइट स्ट्राइक, हर एक 2 दिन में राइट्स हो रही थी, स्ट्राइक्स हो रही थी कि हमें नौकरी दो, हमें रोज़गार चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें रहने की चाहिए। मतलब जनता लड़ रही थी आपस में खुद ही, ठीक है। तब इन सब सिचुएशंस में फैसिज्म का नाम आया। फैसिज्म ने कदम रखा इटली में, और वो फैसिज्म का लीडर कौन था? वो फैसिज्म का लीडर था मुसलिन, ठीक है। अब ये जो मुसलिन थे वो अपने फैसिस्ट को पूरे इटली में फैलाना चाहते थे, अब वो राज करना चाहते थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि इटली का तो पूरा डमाडोल हो चुका है सिस्टम, अब वो जो सरकार है उससे ये संभलने वाला नहीं है, अब मुझे आगे आना पड़ेगा। तब उन्होंने सबसे पहला कदम ये उठाया कि उन्होंने देखा कि हमारी मदद कौन कौन कर सकता है, क्योंकि हमें पैसा चाहिए और हमें पैसा तभी मिलेगा जब हम किसी के लिए काम करेंगे, और हमें कौन काम देगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया ना, इक्विपमेंट्स, गन्स, जो भी आपके जो वॉर इक्विपमेंट्स होते हैं उन सब के लिए बात करना शुरू की जर्मनी और जापान से, ठीक है, कि भैया हमें अपना सामान दे दो, हम आपकी तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ेंगे, और जो हमें पैसा वैसा होगा वो हमें दे देना, हमारी कंट्री को थोड़ा सुधार देना। पर जर्मनी और जापान उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी इसमें। पर बाद में क्या हुआ, इटली ने किसकी तरफ मूव किया? इटली ने मूव किया फ्रैंको ब्रिटिश की तरफ से, और वहाँ से उन्हें क्या मिली? उन पे जगह मिल गई, और 1940 में फाइनली इटली ने वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर कर लिया, ठीक है। 1 साल लेट किया वर्ल्ड वॉर में, पर 1940 में एंटर कर लिया, क्योंकि वो सबसे पहले किसके पास गए थे? वो गए थे जापान और जर्मनी के पास गए थे कि भाई देखो, हमको वॉर में इंक्लूड कर लो तुम, बस हमको हथियार तो दे देना, हम लड़ लेंगे, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं, और जो भी मेरा कंट्री में आप कर सकते हो अच्छा वो कर देना, सो हम आपकी तरफ से लड़ेंगे। पर जर्मनी जापान इंटरेस्टेड नहीं थी, वहीं फ्रैंको ब्रिटिश ने इसका फ़ायदा उठाया और इटली को अपने तरफ ले लिया, और वर्ल्ड वॉर 2 में इटली का भी नाम फाइनली दर्ज हो गया 1940 में, ठीक है। तो पहले 2 पॉइंट हो गए। अब आता है अच्छा, नाजीज रेजिम एक्ट एग्रेशन, ये भी नहीं है सिलेबस में, ठीक है। ये 4th पॉइंट भी नहीं है, अरे यार कुछ तो है ही नहीं इससे मतलब। अच्छा, 1st पॉइंट नहीं है सिलेबस में, 4th पॉइंट नहीं है, 5th नहीं है, देख लो 5th नहीं है, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप साइट में जाके चेक कर लो, या फिर अब तक आपके पास PDF तो होगा ही, ठीक है। हाँ, ये वाला है आपका फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, जापान इन्वेजन, और आपका जो 9th पॉइंट है, 8th पॉइंट भी नहीं है, 9th पॉइंट है डायरेक्ट, और यहीं पर चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो चलिए देख लेते हैं 7th पॉइंट, जो कि है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो इस पॉइंट को शुरू करने से पहले एक बात बता देते हैं कि हर एक पॉइंट जो यहाँ पर है वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो अगर आप हर एक पॉइंट जो इंटरलिंक्ड है, तो आप सबको अगर एक लंबे कहानी की तरह याद करोगे तो भी आपके लिए अच्छी सी बात होगी, ठीक है। तो फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन आखिर था क्या? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का एक वन ऑफ द मेजर कॉजेज ये भी था कि लीग ऑफ नेशन फेल हो चुकी थी। अब वहाँ पर क्या था ना कि जो वीक कंट्रीज थी वो वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड होना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 देखा था जो कि काफ़ी खतरनाक था, और उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 नहीं चाहिए था। तो उन्होंने अपील किया लीग ऑफ नेशन से कि आप एक्शन लीजिए एग्रेसर्स की तरफ से, एग्रेसर्स को एक्शन में लीजिए, क्योंकि एग्रेसर्स के चक्कर ही वर्ल्ड वॉर होगा। तो जो लीग ऑफ नेशन थी उनके पास सिर्फ एक ही चारा था एग्रेसर्स को काबू में लाने का, वो था उनकी इकोनॉमिकल सैंक्शंस। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो थी वो फेल हो गई एग्रेसर्स के खिलाफ हमारा एक्शंस लेने में, ठीक है। कोई कारण रहा होगा कि वो फेल हो गई, या फिर जो कंट्रीज थी, जो एग्रेसर्स थी, वो ज़्यादा पावरफुल थी लीग ऑफ नेशन से, ये भी हो सकता है। और इसी में क्या हुआ कि जो इटली है वो तो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव थी कि भैया हमको वर्ल्ड में इंक्लूड करो ही, क्योंकि मेरा देश हो गया बर्बाद, अभी हम कुछ खाएंगे नहीं तो भी मरेंगे, या फिर हम सामने वाले को मारेंगे तो भी मरेंगे। तो वो तो वर्ल्ड में कूदना ही था उसे, लेकिन उसके पास हथियार नहीं थी, मेन बात। इसीलिए वो जापान और जर्मनी के पास गए थे, वहाँ से उन्हें भगाया गया, तो वो कहाँ चल गए? फ्रांस और ब्रिटिश के पास, ठीक है। तो वहाँ से उन्हें मिल गया, 1940 में उन्होंने वॉर ज्वाइन कर ली। ये बात पहले हम पढ़ चुके हैं।
अब इटली ने एग्रेशन थी कि आपका इथोपिया पे, और जापान इन्वेंशन था मंचूरिया पे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड मतलब वापस से सब सहम गए थे कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो लाजमी है। जो छोटी कंट्रीज थी उनके ऊपर आप सोच रहे हो कि प्रेशर क्यों बन रहा था, वो क्यों डर रहे थे? वो इसलिए डर रहे थे क्योंकि मान लो अभी जैसे हमारे नीचे हमारा नहीं, हाँ चलो मान लेते हैं, अभी जैसे वॉर हो रहा है रशिया और यूक्रेन का। ठीक है, अभी यूक्रेन एक छोटी सी कंट्री है, फिर भी वो लड़ रहे हैं। चलो मान लो अगर वो नहीं लड़ते और अगर वर्ल्ड वॉर 2 3 हो जाता तो रशिया लड़ रहा है, अभी रशिया के जस्ट सटा हुआ कंट्री है आपका यूक्रेन, और वो अगर रशिया का साथ नहीं देगा तो रशिया तो खुद उसे पहले मारेगी, उसके जगह पे जाएगी, फिर सामने वाले को मारेगी। यही बात होगा। तो इसीलिए सारे वीकर कंट्री को साथ देना पड़ता है, वरना फिर जो बड़ी कंट्रीज रहती है वो उनको लूट लेती है, उन पे कब्जा कर लेती है और फिर सामने वाले से वो लड़ते हैं। तो ये रीज़न था कि छोटे कंट्रीज लड़ती थी वर्ल्ड वॉर से, और जब वर्ल्ड वॉर होता था तो रुक भी नहीं पाती, तो उन्हें लड़ना होगा ही। ठीक है, लीग ऑफ नेशन फेल हो गए अगेंस्ट एक्शन लेने में एग्रेसर्स से। तो और जर्मनी का तो मेन मोटिव था कि ऑस्ट्रिया को ऑक्यूपाई करना, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने वर्ल्ड वॉर 1 में उसके साथ चीट किया। मतलब जीतने के बाद जब रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी जर्मनी पर, तब उसने ऑस्ट्रिया ने उसका साथ नहीं दिया था उस वक्त। ठीक है, तो जर्मनी ने क्या किया, ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया और पोलैंड पर फिर अटैक किया। ऑस्ट्रिया पे कब्जा करके ऑस्ट्रिया की आर्मी को लेकर पोलैंड पर अटैक किया, और ये लीड कर गया हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो इसको भी आप कह सकते हो कि फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन वॉज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि उन्होंने एग्रेसर्स के खिलाफ एक्शन ही नहीं ले पाए, उनकी ये गलती थी। अब हम देख लेते हैं अपना पढ़ने के हिसाब से कितना पॉइंट हो गया हमारा 1 2, ये हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं हमारा, जापान इन्वेशन ऑफ चाइना। सो जापान इन्वेशन ऑफ चाइना में ये होता है कि एक इम्पॉर्टेंट एक्ट ऑफ एग्रेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चाइना में लागू होता है जापान के द्वारा 1931 में। ठीक है, चाइना अपील करती है लीग ऑफ नेशन से कि जो जापान है उन पे आप सैंक्शंस लगा दो, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, कुछ लिमिट्स लगा दो, क्योंकि वो अब हमसे ज़्यादा ही कुछ लूट रहे हैं, ज़्यादा ही लेकर जा रहे हैं। ब्रिटेन एंड फ्रांस से जो उस समय की जो लीडिंग मेंबर्स थी आपकी लीग ऑफ नेशंस की, उन्होंने क्या किया, उस अपील को ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया और इग्नोर कर दिया, या फिर आप तरह से कह सकोगे कि इग्नोर कर दिया, उसके अटेंशन को ज़्यादा टाइम नहीं दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो उसके बाद क्या हुआ, जापान को और ये मिल गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि भैया अब तो लीग ऑफ नेशन भी कुछ नहीं कर रहा है, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब जापान ने क्या क्या ऑक्यूपाइड कर लिया मंचूरिया को, और वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बैठा दी। जापान ने मंचूरिया को ऑक्यूपाई कर लिया और अपनी गवर्नमेंट वहाँ बैठा दी। और 1933 में जापान ने खुद लीग ऑफ नेशन से रिज़ाइन दे दिया, हट गए, और क्या करने लगे, ब्रिटिश और अमेरिकन प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा करने लगे जो चाइना में है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे, अच्छा सोच रहे नहीं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ब्रिटेन और जो फ्रांस रहती है वो क्या करती है कि जापान को यह करने देती है। पर क्यों, आखिर ब्रिटिश और अमेरिकन प्रॉपर्टीज़ वो कब्जा कर रहे हैं जापान चाइना में, और ब्रिटेन और चाइना वो करने दे, ब्रिटेन और अमेरिका वो करने दे रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज चाइना में थी वो चाइना उस पर कब्जा करके थी। अगर अब जापान उस पर कब्जा करेगा तो इन फ्यूचर अमेरिका या फिर ब्रिटेन जापान से कुछ ट्रीटी साइन करवा कर या वॉर कर कर वो वहाँ से ले सकता है। इसीलिए उन्होंने पूरी खुली छूट दी थी कि जाओ जापान, तुम जो करना करो, जिससे क्या होगा, जो चाइना है वो वीक हो जाएगा। तो यही था जापान इन्वेशन ऑफ चाइना। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है द इमीडिएट कॉज द जर्मन इन्वेशन ऑफ पोलैंड एंड डिमांड फॉर द डार्जिलिंग कॉरिडोर। तो ये लास्ट टॉपिक के बाद चैप्टर जाएगा खत्म। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, 2 4 पॉइंट ही आपको पढ़ने हैं, और 1 2 बार इस वीडियो को अगर 2 बार तब देख लोगे धीरे धीरे तो आपको सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इमीडिएट कॉज में क्या होता है इन्वेशन ऑफ पोलैंड में, कि यहाँ पर जो पोलैंड है उसको ऑक्यूपाई करना काफ़ी ईजी होता है, और जर्मनी उसको सिर्फ इसीलिए ऑक्यूपाई करना चाहती है क्योंकि वहाँ पर है सिटी ऑफ डैंजिंग, और वो कब्जा करना बहुत आसान है। और सिटी ऑफ डैंजिंग मतलब डायरेक्ट यूरोपियन कंट्रीज में घुसने का रास्ता। एक तो जर्मनी है यूरोप में, वो अलग बात है, पर और सामने हो जाएगी ग्रेट ब्रिटेन से उनको मारने के लिए, इसीलिए जर्मनी पोलैंड को सबसे पहले हथियाती है, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कॉज होता है। अब आगे आपको ये बताया गया है कि कब ये कॉज होता है, कब क्या होता है और कब नहीं होता है, जो कि आई डोंट थिंक कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए रखता है। बस आपको ये याद रखना है कि इन्वेशन ऑफ पोलैंड में आखिर था क्या, जर्मनी क्यों अटैक करना चाहती थी पोलैंड पर, किस लिए और क्या रीज़न थी।
सो अगर ये आपको पता चल जाएगा तो आंसर आप लिख दोगे। और हिस्ट्री है, रटाया रटाया चीज़ ही चलता, वहाँ कुछ समझने वाली तो बात है नहीं। सो वर्ल्ड वॉर 2 इसी के साथ हो गया है ख़त्म। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछी जाएगी। सिर्फ कॉजेज ऑफ वॉर था, जो कि सभी कॉजेज मैंने करा दिया है। जो फर्स्ट कॉज था, फोर्थ कॉज था, आपका 8th कॉज था, ये सभी रिड्यूस हो गई थी। बाकी सारे ही कॉजेज मैंने करवा दिए हैं, सेकेंड, थर्ड, आपके 6 और 7 और साथ ही साथ 9, तो सारे ही कॉजेज करवा दिए गए हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और एक बात फिर से कह रहा हूँ, वीडियो देखने से पहले वर्ल्ड वॉर 2 का आपको वर्ल्ड वॉर 1 और डिक्टेटरशिप देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, जाओ देख लो, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। साथ ही साथ ये भी बता देना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे।